नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक प्रश्न बहुत दिनों से सबके मन में इस समय चल रहा है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध होगा, क्योंकि 28 फरवरी को देश के साइंटिस्टों के एक सेमिनार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये जो अभी सब हुआ है ये केवल प्रोजेक्ट को मतलब फुल प्रोजेक्ट करने से पहले का ट्रायल था और ये ट्रायल एक तरह से पूरा सक्सेसफुल हुआ है और अभी तो पूरा प्रोजेक्ट होना बाकी है। तो अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो उसका अर्थ तो यह है कि युद्ध जरूर होगा, लेकिन थोड़ा इसके डिटेल पे तो बातचीत होती ही रहेगी क्योंकि आजकल तो इसी पे चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये क्या क्या बेसिक, हम लोग ने कितने युद्ध लड़े, कहाँ पे समस्या है, क्या है। देखिए, पहली चीज, इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, एक देश था, दो हिस्से हुए, तो एक को तो बना दिया गया वो जो प्रॉपर लीगली दोनों देश एक दूसरे को मानते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है कि ये मेरा बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर एरिया। उसमें एक जगह डिस्प्यूट जो सबसे बड़ा और जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की 4 जो अभी तक लड़ाई हो चुकी हैं उसमें से 3 तो डायरेक्टली कश्मीर की वजह से और इनडायरेक्टली भी चौथी लड़ाई में कश्मीर कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व था। ये क्या हुआ कि 47 में जब देश आज़ाद हुआ और जब कश्मीर रियासत हिंदुस्तान में मिली तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हिस्सा कश्मीर का हिंदुस्तान के पास रहा और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। रह क्या गया मतलब उनके कंट्रोल में हो गया। तो टेक्निकली ये जो कश्मीर है ये हिंदुस्तान का हिस्सा है क्योंकि वहां के सदर रियासत हरि सिंह साहब ने इसको हिंदुस्तान में विलय करने की बात की थी। लेकिन चूंकि वहां एक उस संधि से पहले कुछ हिस्से पे पाकिस्तान ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया था, तो हम लोग उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जो टोटल कश्मीर का मोटे तौर पे 1/3 हिस्सा है। हमारे उस कश्मीर को जो पीओके जिसको हम लोग बोलते हैं उसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। तो ये जो लाइन है, जो मिलिट्री की कंट्रोल लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये टेक्निकली ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर नहीं है कि मतलब ये मेरे कब्जे में वो तुम्हारे कब्जे में और ये जो लाइन है ये इसको LOC है। अब होता क्या है कि जब इस LOC को आप क्रॉस करते हैं, और ये कई बार होता है, जो अभी हाल के दिनों में बार बार हुआ और दोनों देशों ने माना कि हमने LOC क्रॉस की थी, तो एक तरह से ये लो लेवल ऑफ वॉर है, मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया। अब आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इससे पहले जो 4 युद्ध हुए हैं उसमें से 2 युद्ध ताज़ा हैं। एक तो 99 का करगिल, आप सबको, काफ़ी लोगों को याद है, उसके बारे में खूब लिखा गया है, पिक्चरें आई हैं। सबसे पहला युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1947 में जब देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो 22 अक्टूबर को अभी कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना था। वहाँ के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो अभी सोच विचार कर रहे थे कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस बीच पाकिस्तान के द्वारा एक तरह से उनको बैक किया, इनकरेज किया। वहाँ पे जो पश्तून ट्राइबल्स थे उन्होंने बॉर्डर मतलब उन्होंने कश्मीर में वो घुसे 22 अक्टूबर 1947 में। तो टेक्निकली 1947 जो वॉर है उसको हम लोग 22 अक्टूबर 1947 से कह सकते हैं कि शुरू हुई, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का 22 अक्टूबर को हिस्सा तो नहीं था, लेकिन 26 अक्टूबर को जब राजा साहब ने उस नोट ऑफ एनेक्सेशन, मतलब हिंदुस्तान के साथ अब हम विलय करेंगे, इसको जब दस्तखत करके दे दिया 26 अक्टूबर को, तब से टेक्निकली वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, जो आज भी है। और उसमें पाकिस्तान के शुरू में ट्राइबल्स ने, जिनके पास पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग थी, उन्होंने यहाँ पे 22 अक्टूबर से ही आना जाना शुरू कर दिया था। 26 अक्टूबर को टेक्निकली हिंदुस्तान की फौज भी वहाँ गई और उसका फिर पूर्ण रूप से मतलब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया।
इनिशियली जब का पीरियड जो था उसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट फोर्स थी, जो मतलब स्टेट पुलिस थी, उसके और कबायलियों के बीच हुआ था। तो पहले वो युद्ध आर्मी के बीच में नहीं था। और 31 दिसंबर 1948 को यूएन में ये सब मामला पहुंच गया था और यूएन के बीच में दखल देने से 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर हुआ, जो 1 जनवरी 1949 से लागू हो गया। अब इसके बाद की जो दूसरा युद्ध था जो हिंदुस्तान ने लड़ा, वो चीन के साथ 62 में लड़ा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहे हैं। 65 में हिंदुस्तान का एक युद्ध पाकिस्तान से भी हुआ। अब इस युद्ध का अलग अलग डेट है, वो अलग अलग डेट है उसको समझने के लिए। कुछ का कहना है कि अप्रैल में ये युद्ध शुरू हो गया, अप्रैल 1965 में। कुछ का कहना है जून में शुरू हो गया। कुछ का कहना है नहीं, टेक्निकली ये 5 अगस्त को शुरू हुआ। कुछ इसको 1 सितंबर मानते हैं। लेकिन ये युद्ध खत्म तो 22 सितंबर 1965 को हो गया था। इसको अप्रैल क्यों मानते हैं वो समझ लीजिए। हिंदुस्तान में गुजरात स्टेट का जो रन ऑफ कच्छ है, उस हिस्से में पाकिस्तान करीब 9100 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कह रहा था कि मेरा है, और उस पर वो दबाव बनाए हुए था। इंटरनेशनली वो कई जगह जा रहा था और कह रहा था ये मेरा हिस्सा है। इसमें जो बीच में मीडिएशन किया वो यूनाइटेड किंगडम के उस समय के प्राइम मिनिस्टर हेरल्ड विल्सन ने किया, और उनके कहने पे ही एक ट्रिब्यूनल बन गया, जिस ट्रिब्यूनल ने 1965 के में बना हुआ है ट्रिब्यूनल 1968 में उसने अपना अवार्ड दिया। और ये 9100 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान कह रहा था कि उसका हिस्सा, हिंदुस्तानी हिस्से को, उसमें से ट्रिब्यूनल ने माना कि 910 स्क्वायर किलोमीटर, 10% उस डिस्प्यूटेड एरिया का केवल पाकिस्तान को दिया, जो हिंदुस्तान, जो जिसको पाकिस्तान डिस्प्यूटेड कह रहा था, लेकिन जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, और 90% हिस्सा हिंदुस्तान के पास ही रहा। 1965 के युद्ध के जो बीज था वो वहीं से पड़ गया था। फिर वो जून में उससे समस्याएं शुरू हो गई। 1965 का एक चीज़ और समझ लीजिए कि उस समय हिंदुस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और ये सब लोग सॉफ्ट लोग माने जाते थे। ये सब लोग गांधी के अहिंसा के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो वाई बी चवन थे। उधर पाकिस्तान की तरफ जनरल अयूब, उनके फौज के जो जनरल थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे, और उनके फॉरेन से जो मिनिस्टर थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और ऐसा कहा जाता है कि भुट्टो बहुत युद्ध करना चाहते थे हिंदुस्तान से, क्योंकि कहीं अयूब और भुट्टो के लगता था, क्योंकि 62 की वॉर में चाइना से हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, उनको लगता था कि हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके और हिंदुस्तान के पाकिस्तान के हिस्से को खास करके वो लोग अपने पास कब्जा कर लेंगे। कुछ इस तरह की उनके दिमाग में आइडिया थी। इस विषय में एक बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक किताब के रेफरेंस को मैं यहाँ कहीं से कोट कर रहा हूँ और उसी के रेफरेंस को मैं बोल भी रहा हूँ। किताब का नाम है 1965 द इनसाइड स्टोरी, जो आर.डी. प्रधान ने लिखी है। आईएएस अफसर थे, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के रहे। ये वाई बी चवन जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। तो इन्होंने उसी के मतलब अपने उस एक्सपीरियंस के बिना पे, उस एक्सपीरियंस के को कोट करते हुए ये किताब लिखी है। उनके अनुसार में 64 में वाई बी चवन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के अमेरिका गए थे, और अमेरिका में जाके जो पेंटागन है, जो उनका डिफेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पे जाके उन्होंने कहा था कि भाई हमें कुछ आधुनिक फाइटर प्लेन्स चाहिए, और खास करके F-104 स्टार फाइटर और F-86 साइबर जेट, क्योंकि ये वाले प्लेन अमेरिका ने करीब करीब फ्री में पाकिस्तान को दिए हुए थे। तो वहां पे उस समय जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी, वहां पे मंत्री को सेक्रेटरी बोलते हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे रॉबर्ट मैकनमारा, उन्होंने हिंदुस्तान के एयरफोर्स की हंसी उड़ाते हुए कहा कि आपके पास वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के म्यूजियम में रखने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, हंटर, स्पिटफायर, वैम्पायर और लिबरेटर्स, उसको पहले आप म्यूजियम में रख दीजिए और फिर ये सोचिए कि आप नए आधुनिक जेट को, फाइटर जेट को लेंगे। क्या वो हिंदुस्तान का नए वाले आधुनिक जेट नहीं थे, लेकिन उसका सबको याद है वो
कि हिंदुस्तान में उन हंटर्स के अलावा एक फाइटर प्लेन ने और तबाही मचाई थी पाकिस्तान के साइबर जेट को मार गिराने में, उसका नाम था नेट। अच्छा, उसको लिखा जाता था जी नेट, तो कुछ हिंदी में लोग तो जिनेट बोलते थे, लेकिन वो नेट था। जो नेट था ये यूके का फॉलन नेट जो था उसका हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था 50 में एक एग्रीमेंट के तहत, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा इसका जो एयर फ्रेम था वो 85% इंडिजिनस था, हिंदुस्तान में बना हुआ था, और इंजन 60% हिंदुस्तान में बना हुआ था। और ये बनाने वाले, मैं इसलिए फिर से याद दिला दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही थे। वो HAL ही कंपनी थी जिसने नेट बना के हिंदुस्तान में 65 की वॉर में पाकिस्तान की एयरफोर्स में तबाही मचाने वाला HAL द्वारा बना हुआ ये था, ये प्लेन था। अब जरा इसके आगे की कहानी भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में क्या हुआ था, हिंदुस्तान की जब लड़ाई खत्म हुई और हिंदुस्तान इस लड़ाई को जीता था, तो हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया उसके कब्जे में आ गई थी। पाकिस्तान के कब्जे में हिंदुस्तान की 550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसके कब्जे में थी। इसमें क्या हुआ था, देखिए एक देश को आज की तारीख में हम लोग उसके साथ कई कारणों से नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेशनली एक ही सुपर पावर रह गया है अमेरिका, लेकिन 65 में फिर से हिंदुस्तान की पूरी बैकिंग रशिया ने की थी। रशिया ने, क्योंकि उस समय ये कहीं हो रहा था, यूएस और चाइना पाकिस्तान को बैक कर रहे थे। रशिया ने उस समय बिल्कुल साफ शब्दों में चाइना से कहा था कि अगर तुम युद्ध में इन्वॉल्व हुए हो हिंदुस्तान के साथ तो हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होंगे। वो अलग कारण है कि रशिया क्यों हिंदुस्तान को बैक कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान को बैक कर रहा था। ये जब युद्ध 22 सितंबर 1965 को जब युद्ध विराम हुआ, उसके बाद जनवरी में रशिया के कहने पे, मध्यस्थता पे, ताशकंद में शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए गए। उनकी जो डेथ हुई है वो एक मिस्टीरियस हालत में हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि शास्त्री जी दिल के मरीज थे। जब हिंदुस्तान से वो जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ के फौजियों के सामने बयान भी दिया था, आपने जो रक्त बहा के जिस जमीन को कब्जा किया है उसको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे 6 दिन तक ये नेगोशिएशन चला, जो भी कारण रहे हों, समझौते के तहत हिंदुस्तान को वो जीती हुई ज़मीन छोड़नी पड़ी। और ऐसा माना जाता है कि वो शास्त्री जी को उसका एक बहुत ही अफसोस था और वो हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण बना, और ये उनका चौथा हार्ट अटैक था जिसमें शास्त्री जी उस चौथे हार्ट अटैक को नहीं सह पाया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन एक बात अनकही रह जाएगी, जो लोग इसको जानना चाहते हैं उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अलग से इस पे कभी हम लोग कोशिश करेंगे, कोई एपिसोड भी करें। हिंदुस्तान के जो उस समय के आर्मी चीफ थे जनरल JN चौधरी, उनका रोल भी थोड़ी देर समझ लीजिए। इन सब किताबों के रेफरेंस से ही मैं बोल रहा हूं। YB चौहान ने अपनी वॉर डायरी में उन सब के बारे में लिखा है। जनरल चौधरी जो थे वो हिंदुस्तान के जनरल, ऐसा कहा जाता है, एक तो बहुत अफ्लुएंट फैमिली से आते थे, बहुत बड़े परिवार के थे, और बाई लक वो बन गए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि उनसे पहले हिंदुस्तान 62 की वॉर हारा था जनरल कॉल के नेतृत्व में। उसके बाद जनरल PN थापर बने थे जिन्होंने रिजाइन किया था। और ये अदरवाइज नॉर्मल अगर ये सब जनरल लोग अपना पूरा टर्म किए होते तो जनरल चौधरी हिंदुस्तान के जनरल नहीं बनते। वो हिंदुस्तान के जनरल बन गए थे, और वो शायद थ्योरेटिकली बहुत अच्छे थे, तो ऐसा कहा जाता है शास्त्री उससे बहुत इंप्रेस रहते थे। लेकिन एक्चुअल वॉर में वो थोड़ा मतलब किसी फौज के, लेकिन उनका वो वाला एग्रेशन नहीं था। और चौहान की YB चौहान जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी वॉर डायरी में बार बार है कि कई बार जनरल साहब परेशान होकर जब वॉर चल रही थी रक्षा मंत्री के कमरे में आते थे और उनका उत्साहवर्धन क्या करते थे कि नहीं हम लोग जीतेंगे और ये करेंगे, क्यों, मतलब निराश होते थे। और ऐसा भी कोटेड है कि 20 सितंबर 1965 में, अब जब सीज फायर का प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर आ रहा था कि इस युद्ध को खत्म करो, तो शास्त्री, क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल लाहौर को टच कर रहे थे, हम लोग नहर किस पार थे, लाहौर उस पार था, तो शास्त्री जी ने अपने जनरल से साहब से पूछा कि भाई इसको युद्ध को अगर हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करें तो कोई दिक्कत है। तो उनका जवाब ये था कि नहीं एम्युनिशन खत्म हो रहा है और हम लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपना एम्युनिशन, फायर वो पावर जो है, और इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।
बाद में जो रियलिटी थी, हिंदुस्तान ने 65 के युद्ध में अपना जो टोटल एमुनिशन रिजर्व था उसका 20% से कम ही यूज किया था। पाकिस्तान अपने एमुनिशन का 80% से ज्यादा यूज कर चुका था। मतलब अगर वो वॉर थोड़े दिन और चलती तो जैसा कुछ लोग अब कहते हैं बाद में तो भाई कि वो ज्यादा डिसाइसिव होती है और पाकिस्तान को उसमें ज्यादा नुकसान होता। खैर 71 वाली वॉर 3 दिसंबर 71 से 16 दिसंबर 71 तक चली, लेकिन वो एक साल पहले से जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती थी, उसी समय जब पाकिस्तान ने उनको वो प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया था और वहां पे पाकिस्तान वेस्ट के अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ने लगे थे, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वहां से शरणार्थी लाखों में हिंदुस्तान आने लगे थे। और उस समय हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको खाना और बेसिक सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ रही थी। और हिंदुस्तान की अपनी इकॉनमी थोड़ा स्ट्रेस में थी, उसके ऊपर इन शरणार्थियों को खाना पीना खिलाना, तो एक तरह से हिंदुस्तान वॉज फोर्स्ड टू गो इनटू द वॉर। लेकिन उसका एक चीज मैं उद्धृत करूंगा और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। हिंदुस्तान ने वॉर तो डिसाइसिव वॉर हुई, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, उसका ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कश्मीर वाली एरिया में हिंदुस्तान ने उस वॉर में 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड ऑक्युपाई कर लिया था, जो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जो प्रांत है वहां का हम लोगों के पास ये लैंड हम लोगों के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन फिर से अब वो गलती कहिए या हिंदुस्तान की एक, हम लोग चूंकि शायद एक दूसरी तरह की हिंदुस्तान में पिछले 2-3-4 हज़ार साल का एक अपने ढंग की राजनीति और इंटरनेशनल चीज़ों को देखने का नज़रिया रहा है। शिमला एग्रीमेंट में हमने इस शर्त के साथ जब पाकिस्तान ने कहा कि अब हम लोग कभी वॉर में एंगेज नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, इस तरह का काम नहीं करेंगे, वो सारी ज़मीन लौटा दी गई थी। 99 की जो करगिल वॉर है, वो वॉर क्या है, वो एक तरह से अगर उसको ऑपरेशन विजय कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो बहुत सीमित कारगिल के ही एरिया में थी, जो लेह लद्दाख का एरिया है दोनों। लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट इशू ये समझ लीजिए कि वो 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चली, जिसका नाम हिंदुस्तान में ऑपरेशन विजय था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस 99 तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, मतलब दोनों के पास न्यूक्लियर बम यूज करने के ऑप्शंस थे, लेकिन वो बम यूज नहीं हुए थे। एक चलते चलते एक और बात, क्योंकि मैं उसी जगह से फिर शुरू करूंगा जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अभी फुल स्केल प्रोजेक्ट बाकी है। तो अगर वो फुल स्केल प्रोजेक्ट है और अगर बीच में आप चुनाव की भी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ याद दिलाने के लिए बता दूं कि किसी भी वॉर के बाद उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो जीता नहीं है चुनाव। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनके नेतृत्व में जीती गई थी, लेकिन उसके बाद के चुनाव, वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद का चुनाव, वो हार गए थे और एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इंदिरा गांधी 71 की वॉर जीती थी, हालांकि उसके बाद चुनाव बहुत दिनों बाद हुए, लेकिन फिर भी वो उसके बाद का चुनाव 77 में हार गई थी। उसी तरह से कारगिल वाला जब 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने ऑपरेशन विजय करके विजय प्राप्त की थी, उसके बाद का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव अलग बात है, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा अलग बात है। उसकी बिना पे उसको इलेक्शन का कोई मुद्दा बनाना शायद मतलब किसी भी पार्टी के लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्शन को पे इसको मुद्दा बना रहे हैं तो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए शायद आपको इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। वॉर तो हम जीतेंगे, लेकिन इलेक्शन आपको जीतना मुश्किल होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।